हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंडसेट के साथ आपका चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक है गुप्त वंश का भाग 2। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि गुप्त वंश ने अपना विस्तारित क्षेत्र और प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कला की विस्तार, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम जानेंगे। और इन सभी बारे में हम जानते हुए आज की हम गुप्त वंश का बारे में हम आज खत्म कर देंगे और जो इसमें मेन टॉपिक होंगे उसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो जाएं। और जो भी गलती हो प्लीज़ क्षमा करें और आगे कृपया करके बताएं। जो गलती हो हम उसे सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। अब आगे चलते हैं कि गुप्त वंश। मैंने तो गुप्त वंश के वंशों के बारे में बता दिया और कौन कौन वंश कहाँ कहाँ अपना क्षेत्र स्थापित किए और कौन किस प्रकार के थे। आज हम जानेंगे कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की थी। आज हम देखेंगे कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था तो मतलब कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की आज प्रशासनिक व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार की उस समय भी प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्योंकि आज भी छोटे छोटे खंडों में प्रशासनिक व्यवस्था को बांटा गया है ताकि अच्छे से उसके बारे में हम जान सके और मतलब हर लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हो सके। ठीक उसी प्रकार उस समय की भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, लेकिन उसमें कुछ ये था कि जो कि मतलब जो राजा थे उनकी मुख्य प्रमुखता जो कि आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की है, उस समय राजा की नहीं थी। क्योंकि एक राजा प्रमुख नहीं होते थे। वो मतलब कहा जा सकता है कि इस मतलब वंश में ये प्रवृत्ति थी कि जो राजा जो जहाँ अपना शासन स्थापित करते वहीं के राजा को मतलब केवल अपने अधीन करने के बाद उसी को सौंप देते और उन्हें केवल वहाँ के कर से मतलब रहती और वो केवल कर लेने के लिए ही उसके बारे में जानते थे। उनको कर के सिवाय ये नहीं पता रहता था कि मतलब वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, चाहे वहाँ के राजा कैसे भी करके उनको एक निश्चित कर उन्हें देना जरूरी था। अब देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था मतलब मौर्य वंश की व्यवस्था के अपेक्षा प्रशासनिक व्यवस्था इसमें कुछ मतलब कह सकते हैं कि उसकी इतना विस्तारित नहीं हुई थी। क्योंकि मौर्य वंश में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चली, लेकिन गुप्त वंश में नहीं, जो कि कहा जा सकता है कि एक पतन का कारण भी ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में लोग में एक ऐसी भावना लोगों में रहने के साथ साथ मतलब वो इसमें कहा जा सकता है कि ये लोग अपने में वर्णों का ज़्यादा मतलब वर्ण को अनेक वर्गों में बांट दिए थे, जिसके कारण ही इसमें वर्णों की विभेदीकरण या कह सकते हैं कि वर्णों को ज़्यादा ही या छूतों को ज़्यादा ही मतलब दयनीय स्थिति हो गई। उसके साथ ही महिलाओं की स्थिति और वंशों के अपेक्षा इसमें दयनीय हो गई। क्योंकि सबसे पहले भानुगुप्त, जो कि हम आपको बता चुके हैं, द्वारा बनाए गए एरन अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा होने की भी साक्ष्य मिलता है और बाल विवाह का भी साक्ष्य देखें तो सबसे पहले गुप्त वंश में ही मिलता है। जिसके कारण कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था गुप्त वंश की तो ठीक थी, लेकिन वहाँ के लोगों की जो कि मतलब जहाँ जहाँ इन्होंने शासन किया वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अब दयनीय हो रही थी। क्योंकि सबसे बड़ा यदि देखें तो इनमें इस वंश में बाह्य आडंबर बहुत तेजी से फैलती जा रही थी। धार्मिक व्यवस्था के बारे में यदि आप चर्चा करेंगे तो धार्मिक व्यवस्था में देखेंगे तो सबसे यदि अधिक कुछ विस्तार हुआ है तो इस वंश में धार्मिक व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ है, जो कि एक पतन का कारण है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। धार्मिक व्यवस्था के मतलब इन्होंने इस वंश में ही सबसे पहली बार किसी भी मतलब भगवान या किसी लोगों जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब धर्मों को मूर्ति का साक्ष्य इसी वंश में मिला है। और जिसके कारण मतलब इन्होंने इतने सारे मंदिर मूर्ति बनवाए और उस पर इतने सारे पैसे खर्च किए
जो कि धार्मिक व्यवस्था ताकि प्रसार हो सके, और हुआ भी, क्योंकि ये केवल एक धर्म का विस्तार नहीं करते थे। कहा जा सकता है कि जो पहले के वंश वो वैष्णव धर्म को मानते, और जो बाद के धर्म मतलब जो बाद के वंश आए वो बौद्ध धर्म को मानते थे। क्योंकि मतलब इसलिए कहा, क्योंकि वैष्णव धर्म से संबंधित ये वैष्णव धर्म से संबंधित एक दशा अवतार एक मूर्ति कला का भी साक्ष्य मिला, जो कि इन्हीं द्वारा मतलब इन्हीं गुप्त वंश में ही बनवाया गया, या वराह अवतार जो कि ये भी इसी में बनवाया गया था, जिसके कारण मतलब स्टार्टिंग के ये दो मूर्ति, और यदि देखें उसके बाद तो कुमार गुप्त द्वारा बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध धर्म से ही संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसके कारण कहा जा सकता है कि बाद के राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को ज़्यादा विस्तृत किया गया, और इस शुरुआत के राजाओं द्वारा विष्णु धर्म को ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार किया गया। ये सभी धर्मों के विस्तार किए, लेकिन इन्होंने ये दो धर्म को मतलब दो भगवान या दो धर्म को बहुत ज़्यादा इन्होंने विस्तारित किया। आर्थिक स्थिति की यदि चर्चा करें तो मतलब एक राजा नहीं होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति का बहुत ही दयनीय थी। आधार यदि देखें इन्हें कृषि इनकी आधार थी, कृषि व्यवस्था ही इनकी आर्थिक स्थिति की आधार थी, जिससे ये कृषि व्यवस्था पर 1/4 से 1/6 तक कर लेते थे, और यदि जो नहीं कर देता उसे जबरदस्ती उनकी जमीनें उन्हें उसे वंचित कर दिया जाता था। उसके बाद जो मतलब यदि जिसके पास कृषि व्यवस्था नहीं थी, यदि जो कला से संबंधित था, जो मतलब जिसके पास जो चीज़ होती थी उससे मतलब उसके संबंधित वो कर के रूप में देता था। यदि कला का विस्तार देखें तो कला का भी विस्तार इस वंश में बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि सबसे पहला यदि हम इसका देखें तो अजंता की गुफा या बाघ की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है, जिसमें बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथा जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है और निर्माण किया गया था। सबसे पहली बार यदि हम देखें तो हिंदुओं के लिए मंदिर का या मूर्ति कला का भी निर्माण इसी वंश में देखा गया। उसके बाद बाघ जो कि मध्य प्रदेश में बाघ गुफा है, वो भी इसी वंश में मतलब इसका विस्तार किया गया। ऐसे बहुत सारे मतलब इन्होंने था कि इन्होंने कला में अपना विस्तारित किया। नागर शैली जो कि आज हम पढ़ते हैं, द्रविड़ शैली और नागर शैली कहाँ से संबंधित है, तो वो भी गुप्त वंश से ही नागर शैली भी संबंधित है। नागर शैली जो कि उत्तर में ज़्यादा विस्तार किया और उसी के कारण उसे नागर शैली भी कहा गया। देखिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, तो कुछ प्रमुख व्यक्ति कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। कालिदास जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध उस समय के लेखक या कवि मतलब बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिससे इन्होंने बहुत सारे ऐसे पुस्तक या ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिससे उन्होंने गुप्त वंश के साथ साथ अन्य वंशों की भी चर्चा की। एक और चीज़ कि इस वंश में संस्कृत को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई थी, जिसके कारण यहाँ के संस्कृतियों के मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ही इस वंश को गुप्त स्वर्ण युग या गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया। कालिदास जो कि संस्कृत में ही बहुत सारे ऐसे लिखे, जो कि अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूत, रघुवरम इत्यादि, ये सब ऐसे बहुत सारे इन्होंने ऐसे लिखे जो कि गुप्त वंश से साथ साथ अन्य वंशों से भी उसमें संबंधित थे। आर्यभट्ट जो कि इन्होंने पाई, शून्य, दशमलव, पति इत्यादि सभी की खोज की, और उसी के साथ सबसे पहली बार इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जिसके कारण यदि हम कहा जा सकता है कि गुप्त वंश अपने मतलब जो इनके दरबार में रहते थे वो बहुत ही उन्नत या बहुत ही ज़्यादा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज, बहुत ही अधिक उच्च विचार वाले व्यक्ति रहते थे, जिसके कारण इनकी मतलब
कुछ वंशों तक इनका तो विस्तार बहुत तेजी से हुआ, लेकिन कुछ मतलब आगे के जो वंश आए जो जिसके पतन हुए कारण पतन हो गए, वो उनके कारण मतलब उनमें दरबार में कवि भी नहीं सही अच्छे थे और व्यक्ति भी, जिसके कारण पतन हुए। लेकिन आर्यभट्ट ने के कारण कहा जा सकता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय इत्यादि सभी लोगों का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। वाराहमिहिर जिन्होंने ये पहली बार इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिससे इस प्रकार मतलब पहली बार इस वंश में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच संबंध हमें स्थापित होते हुए दिखा और वैज्ञानिक क्षेत्र भी इस वंश में विस्तारित होने लगा। यदि प्रश्न आता है कि सबसे पहली बार यदि सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, तो हमें गुप्त वंश से ही मिलती है। यदि हम इनके पतन के कारण देखें कि इनके पतन के क्या क्या कारण थे, तो पतन के कारण सबसे पहला धार्मिक विस्तार होने के कारण, क्योंकि ये शुरुआत में जो इन्होंने वैष्णव धर्म और बाद के वंश ने जो बौद्ध धर्म को माना, उसके वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा धन की मतलब धन में कमी आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने धर्म को प्रचार के लिए पैसे व्यय किए और खजाने की कमी आई। उसके बाद अयोग्य शासक, अनेक युद्धों में इनको पराजित हो जाना और लास्ट जो कि कहा मतलब लास्ट और कहा जा सकता है कि एक जो थी कि इनमें अयोग्य शासक जो मतलब अयोग्य शासक नहीं अयोग्य वंश का उदय होना जो कि पतन का मुख्य कारण है, जो कि सबसे यदि अंतिम वंश देखें तो विष्णुगुप्त ही इस वंश के अंतिम शासक थे। इसी के साथ आज इतना ही और कल नए टॉपिक पर आगे हम बात करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।